Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are continuing with the series of American Civil War, that is American Revolution, and under the World History series. So, इसका background, which we have discussed in the last session regarding the American Revolution, तो कैसे evolve हुआ था? तो overall it was a economic revolution. We have discussed upon that, or it was a social revolution or political revolution. बैकग्राउंड क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एट द सेम टाइम प्रोटेस्टेंट एथिक्स हो गया, की इश्यूज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक टैरिफ एंड टैक्सेशन अगेंस्ट द अमेरिकन कॉलोनीज बाय द ब्रिटिश रॉयलिस्ट, एंड ऑल्सो कैसे जो थिंकर थे, बिग थिंकर, उनका इन्फ्लुएंस कैसे हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर में, जो अमेरिकन लीडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मैडिसन से लेकर के बाकी लोग भी थे, उन्होंने कैसे इंस्पायर किया अमेरिकन कॉलोनिस्ट को against the British royalist, and slowly how the America got independence 1779-81 में उन्होंने रिजाइन किया, 1789 तक आते आते कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड on the basis separation of power, federalism, bill of rights, we the people of अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें की कॉन्सेप्ट है, सेकेंड अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट का बात होता है, तुम लोग भी डिटेल में तो देख चुके हो। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग ड्राफ्टेड तो उसमें वी हैव डिस्कस थ्री थिंग्स। पहला कि वॉट अबाउट द स्लेवरी, सेकेंड था कि बिग स्टेट और स्मॉल स्टेट के बीच में जो फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट है वो कैसे डिफाइन होगा, दूसरा यूनियनिस्ट और फेडरलिस्ट के बीच में, कि फॉर एग्जाम्पल कोई चाहते थे कि यूनिटरी गवर्नमेंट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक जस्ट लाइक ब्रिटिशर, क्योंकि ब्रिटिश यूनिटरी थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि अगर यूनिटरी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, जो स्मॉल स्टेट्स और जो कॉलोनीज जो है वो आपस में रिलेशनशिप कैसे एक तरह से उनका कैसे डिफाइन होगा आपस में रिलेशन से। एट द सेम टाइम कोई अगर स्टेट, अगर पॉपुलर स्टेट है, इट विल डिक्टेट द पॉलिसीज ऑफ द सेमी पॉपुलस और लेस पॉपुलेटेड स्टेट, तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटोरियल सिस्टम वापस से नहीं आ सकता जो ब्रिटिशर को क्रिटिसाइज किया गया था। तो देयर वाज थ्री इश्यूज, यूनियनिस्ट और कॉन्फेडरेट। तो बैकग्राउंड ये, तो वही जो इश्यूज था विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट से लेकर के मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, लीगल प्रेसिडेंट, लीगल इंस्टीट्यूशन वाज जस्ट इवॉल्विंग अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका, यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन अ राइट सेंस और कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वेरी राइट सेंस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक प्रेसिडेंट नहीं था जैसे बाकी कंट्री के पास था, पुराने कंट्री से सीखने का। तो वो एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर वो जैसा चल रहा था उसके हिसाब से वो कॉम्प्रोमाइज बाकी सब कर रहे थे। तो वही कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करें, अलग अलग कॉम्प्रोमाइज हुआ है इसमें between the several stakeholder in the USA। तो बैकग्राउंड इसमें क्या, देयर वाज अ stiff economic differences between the north and south. North was mostly industrialized because many of the northern colonies were having industrial base, capitalist mindset, और जो भी लोग वहां पर बस रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आज भी बोला जाता है कि न्यूयॉर्क हो गया, मिशिगन हो गया, ओहायो हो गया, वो इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है। तो वही नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया टेक्सास और आर्कनसास और इस नीचे वाले इलाका में। तो साउथ वाज बेस्ड ऑन कॉटन क्रॉप, और दूसरा कि कॉटन क्रॉप के लिए आपको स्लेव चाहिए, लेबर्स चाहिए जो काम कर सके। तो स्लेव इकोनॉमी एज वेल एज हैंड हैंड पिक्ड कॉटन के लिए आपको स्लेव चाहिए। तो बेसिकली स्लेव वे ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द अदर एरियाज ऑल्सो। तो लैटिन अमेरिका स्लेव थे, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री से स्लेव था, मोस्टली मेजोरिटी ऑफ देम। तो दोनों के बीच में स्टिफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस था। नॉर्दर्न थे, उनके पास प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा था, उनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले है, सदर्न के पास बाद में है। तो ऑब्वियस बात है इकोनॉमिक डिफरेंस डिफरेंट होता है। कोई एग्रो बेस्ड सोसाइटी हो गया और कोई एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी हो गया, दोनों का माइंडसेट फ्यूडल और लॉर्ड फ्यूडल माइंडसेट चेंज होता है। तो ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा प्रोटेक्शनिज्म, नॉर्दर्न हमेशा चाहते हैं कि थे कि उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज है एक तरह से वो compete करे यूरोप से, और बाकी जो बोल सकते हैं कि विद रिगार्डिंग टू सदर्न स्टेट, सदर्न स्टेट चाहते थे कि एग्री इंडस्ट्रीज में उनको
हेल्प मिले, जो नॉर्दर्न चाहते नहीं थे। बेसिकली नॉर्दर्न वर प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उनको एक गुड्स एंड सर्विसेज जो लेके आ रहे थे, दैट वाज लाइक अ फीड स्टॉक फॉर द इंडस्ट्रियल बेस। लेकिन सदर्न के लिए उनका एक कहीं ना कहीं बायस नहीं था। तो बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न वाज आल्सो डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द सदर्न रिगार्डिंग द इकोनॉमिक टैरिफ और बाकी जगह एरिया में। तो वही क्वेश्चन उठता है। दूसरा, वी हैव डिस्कस यूनियनिस्ट और कॉन्फेडरेट में। यूनियनिस्ट चाहते थे कि एक कंट्री के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक सिटीजनशिप हो, और साथ ही साथ यूनियन जो है वो ज्यादा पावरफुल रहे, फेडरल जो इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा पावरफुल रहे रादर देन हर एक स्टेट के अंदर में। कॉन्फेडरेट चाहते थे कि कॉन्फेडरेट चाहते थे मोस्टली फ्रॉम द सदर्न स्टेट, क्योंकि सदर्न स्टेट को लगता था कि अगर यूनियनिस्ट का जो माइंडसेट है, इट इज अबॉलिशन फॉर द स्लेवरी, दे आर फोकसिंग मच मोर ऑन इंडस्ट्रियल बेस। तो कॉन्फेडरेट चाहेंगे कि अपना जो नीड्स और जो सर्वाइबिलिटी के लिए उनके लिए स्लेव ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में कंसेशन चाहिए, साथ ही साथ वास्ट लैंड, 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ उनके पास लैंड था। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई यूनियनिस्ट इंटरवीन करके राइट टू प्रॉपर्टी हार्म करे, क्योंकि अगर यूनियनिस्ट अगर उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट के अंदर में नहीं रहेगा, बिल ऑफ राइट के अंदर में। तो दैट इज वाई दे आर फोकसिंग ऑन स्टेट राइट, स्टेट का पर्पस होना है, ताकि जो कॉन्फेडरेट जो स्टेट्स हैं, जो सदर्न स्टेट जो बोलते हैं, उनका लॉबी स्टेट के अंदर में रहे, तो उसके हिसाब से लॉ मेकिंग स्टार्ट हो। तो यूनियनिस्ट और कॉन्फेडरेट के बीच में एक क्लासेस था। दूसरा होता था कि फ्री सॉइल एंड स्लेव इशू। दोनों में बस ये फर्क था कि जो सदर्न स्टेट थे देवर मोस्टली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तो देवर मोस्टली डिपेंड ऑन द स्लेव्स, हैंड पिकिंग ऑफ क्रॉप, मेजेस से लेकर के घर का काम हो गया, वीट को हटाना का काम हो गया, सब स्लेव पर। लेकिन जो नॉर्दर्न थे देवर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी, तो देवर फोकसिंग ऑन वर्कर, उनको वर्कर चाहिए था, वर्कर ही नहीं थे। तो वर्कर तभी उनके पास आ सकता है जब स्लेव को फ्री कर सकते हैं सदर्न स्टेट, तभी वो जाएंगे, माइग्रेट होंगे नॉर्दर्न साइड में और वहां पर वर्किंग काम करेंगे, वर्कर्स एज अ रोल प्ले करेंगे। तो नॉर्दर्न के लिए वर्कर जरूरी थे, और वर्कर जो यूरोपियन कंट्री से माइग्रेट कर रहे थे, तो सीरीज ऑफ माइग्रेशन हो रहा था, पहले यूके से लोग आए थे, फिर जर्मन आए, ऐसे तो हो रहा था। तो शुरू शुरू में इटालियन बोला जाता है, इटालियन वेर द बोल सकते हैं देवर द डूइंग द मीनियल जॉब्स, दैट इज वाई इटालियन माफिया बाद में 1910 से 20s में आता है। दे वर डूइंग द मीनियल जॉब। जैसे आज हम लोग क्या बात करते हैं, आज हम लोग कनाडा में बात करते हैं, बाकी जो पॉपुलेशन कुछ कंट्री के अंदर उन लोग जाते हैं। तो जो बेसिक जो काम होता है वो कोई हर एक सेंचुरी के हिसाब से कोई एक कंट्री के लोग करते हैं। धीरे धीरे उनके पास पावर बढ़ता है, लॉबी होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, फिर दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, फिर वो नीचे काम करते हैं। ऐसे करके शुरू से चल रहा था। पहले आयरिश थे, इटालियन थे, फिर जापानीज लोग थे, फिर चाइनीज थे, फिर अब इंडियन थे, अब इंडियन से हटके कोई बांग्लादेशी और बाकी सब हो रहे हैं। एक इवोल्यूशन होता है विद इन द कंट्री। तो उस समय देवर नीडिंग देवर कॉलिंग फॉर द वर्कर्स की वर्कर उनके यहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, लेकिन वर्कर का शॉर्टेज था। दैट इज वाई देवर फोकसिंग ऑन कि स्लेव को अगर फ्री कर देंगे तो मेनी ऑफ द स्लेव्स इन द सदर्न बेल्ट वो माइग्रेट होकर आ सकते हैं, और फ्री और चीपर चीपर रेट में वो काम कर सकते हैं। और उसके कारण क्या होगा, जो कैपिटलिज्म है वो सक्सेसफुल होगा, और उनका जो गुड्स होगा दे विल डोमिनेट द होल यूरोपियन कंट्री मार्केट। तो ये एक दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश था। फर्दर रेसिज्म भी एक सदर्न रेसिज्म भी था उनकी। सदर्न के पास बोल सकते हैं कि जो लोग आए थे कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी, कू क्लक्स क्लैन जिसको बोलते हैं, कि वाइट सुप्रीमेसी, ऐसे उनका एक सिंबल है वाइट पावर का, डब्ल्यू और पी, ऐसे। तो ऐसे उनका एक कॉन्सेप्ट था कि जो वाइट रेस है, जैसे एंग्लो सैक्सन कोट एंड कोट ब्लू आइज, वही एक तरह से उनके पास ही लैंड होना चाहिए, उनके पास ही हर एक विल पावर होना चाहिए बाकी लोग के ऊपर। तो एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब चलते रहता है। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है मोस्टली। तो बोल सकते हैं कि जो स्लेवरी का जो इशू था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि जो स्लेव लोग, जो ओनर है और जो स्लेव है, उनका राइट्स कैसा होगा, दोनों के बीच में राइट्स क्या हो सकता है। तो नॉर्दर्न स्टेट बोलते थे कि जो स्लेवरी है उसको टोटली बैन कर दो, लेकिन जो सदर्न स्टेट है वो बात करते हैं कि स्लेवरी बैन नहीं कर सकते, दैट इज वाई वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। तो वो 3/5 कॉम्प्रोमाइज है स्लेवरी में, जो 1787 में लाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के समय में लाया गया था। जब हम लोग तीन इश्यू की बात करते हैं, एक फेडरलिज्म, एक बात करते हैं स्टेट का राइट्स का, एक होता है स्लेवरी का बात होता है।
तीनों, तो इसमें स्लेवरी में कॉम्प्रोमाइज है 3/5, मतलब हर 5 जो स्लेव होगा उसमें बेसिकली टैक्सेशन और रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो 3 के बराबर होगा। हर 5 स्लेव 3 आदमी के बराबर है, तो 3/5 कॉम्प्रोमाइज हो गया एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल एक स्लेव जो है वो 3/5 ऑफ वाइट मैन है। मैंने उसको हाईलाइट भी किया था डॉक में एक। तो एग्जैक्टली ऐसे 3 व्हाइट मैन इज इक्वल टू 5 स्लेव। ये कॉम्प्रोमाइज किया है उस समय, जो यूएस ऐसा उस समय ऐसा सोचता। तो ये क्वेश्चन के अंदर में कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसको बोलते हैं 3/5 कॉम्प्रोमाइज। अब कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी देयर इज अ डिफरेंस इन पॉपुलेशन। स्लेव सर्वाइव करने के लिए आपके पास बेसिक रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए, हर एक चीज, तो कहीं ना कहीं एक बर्डन होता है ऑन द स्टेट। तो 3/5 कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी वो चाहते थे कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, सदन का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। नॉर्दर्न चाहते थे कि अबॉलिश करे, तो ये चलते रहा प्रॉब्लम। तो इसमें अब दूसरा होता है, एक कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा एक आता है, एक क्रोनोलॉजिकल वे में चलेंगे उसको। दूसरा आता है कि ऑर्डिनेंस ऑफ 1787, जिसमें नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी स्लेव फ्री जोन क्रिएट किया गया। कौन? बाय नॉर्दर्न स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बात किए थे कि जो कॉलोनीज था इन द ईस्टवर्ड कंट्री, दे वर मूविंग टुवर्ड द वेस्ट। नॉर्थ वाले वेस्ट जा रहे हैं, सदर्न वाले वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उस समय वेस्ट में जो थे उस समय रेड इंडियंस थे, रॉयलिस्ट थे, वो हार चुके थे। रॉयलिस्ट माइग्रेट कर गए थे मोस्टली इन कनाडा, ऊपर चले गए, एपेलेशियन माउंटेन ऊपर चले गए। दूसरा जो बाकी जो फ्री क्वेकर थे, जो न्यूट्रलिस्ट थे, दे वर सपोर्टिंग द प्रेजेंट रिजीम, जिसका भी सरकार बने। जो ब्लैक थे वो मोस्टली कंसेंट्रेटेड इन सदर्न थे, और जो रेड इंडियन थे वो पूरे वेस्टर्न साइड में थे, पूरे पूरे वेस्ट साइड में। तो व्हेन द नॉर्दर्न स्टेट वर माइग्रेटिंग टू द वेस्ट और सदर्न स्टेट वर माइग्रेट टू द वेस्ट, तो जो भी टेरिटरीज को स्टेट के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा वो वैसी गवर्न होगा जैसे वो स्टेट गवर्न करना चाहता है खुद को, एग्जैक्टली वैसे होता है। तो नॉर्दर्न जब बोलते थे कि स्लेव को बैन करना, स्लेवरी को बैन करना चाहिए, दैट इज वाई ऑर्डिनेंस ऑफ 1787 पास, जिसमें नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी मतलब ऊपर में जो नॉर्दर्न स्टेट के अंदर में है उसको स्लेव फ्री जोन कर दिया गया। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश कनाडा और बाकी जो साउथ एरिया का स्लेव फ्री जोन कर दिया गया, तो क्वेश्चन उठता है सदन का। क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं कि सेनेट में 2-2-2 सबका है वोटिंग राइट्स, तो अगर नॉर्दर्न अगर स्लेव फ्री हो गया, अगर दोनों का अगर 50-50 है फॉर एग्जाम्पल वोटिंग इन द सेनेट, तो नॉर्दर्न स्लेव फ्री अगर जोन को ऐड कर दिया, एक और एक स्टेट को ऐड कर दिया, तो 52 हो जाएगा उसका, अगर 50 ही रह जाएगा एक तरह से अप्रोक्सीमेटली। तो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न स्टेट का जो एक वोटिंग मैंडेट है इन द फेडरलिज्म कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ सकते हो और स्लेवरी बैन कर सकते हैं। तो यही एक इशू चलता है बेसिकली दोनों के बीच में। दे वर फोकसिंग ऑन एडमिटिंग फ्री स्लेव, नॉर्दर्न वाले कि अपने तरफ ला दो ताकि उनका सेनेट में पावर बढ़ जाए। सदर्न वाले चाह रहे थे कि जो भी टेरिटरी उनके अंदर में आ रहा है उसको स्लेव ओनिंग राइट्स मिले हर एक स्टेट को। तो ऐसे ही दोनों के बीच में चेंजेस आते हैं, तो ताकि दोनों का बैलेंस मेंटेन रहे सेनेट के अंदर में, दोनों compete कर रहे पावर एंड इसमें लॉबी। स्लेव फ्री तुम बोल रहे हो कि नॉर्दर्न साइड वाले जो स्टेट्स थे वो स्लेव फ्री उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। मतलब क्या उसका इम्प्लीकेशन क्या, मतलब उसका मतलब क्या था स्लेव फ्री, मतलब स्लेव जो पॉपुलेशन थी दे कुडंट रिजाइड देयर। बताया। फॉर एग्जाम्पल जो स्लेव थे दे वर मोस्टली ब्लैक स्लेव्स दैट वर ट्रेडेड फ्रॉम अफ्रीका। वो रेड इंडियन की बात नहीं हो रहा एग्जैक्टली यहाँ पर। तो जब रेड इंडियन वास्ट स्वाथ ऑफ लैंड में रह रहे हैं, हम लोग जो डिस्कस किए थे याद करो कि रॉयलिस्ट के साथ रेड इंडियन का एक ट्रिटी हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बोला था कि जो भी रेड इंडियन का लैंड है वो कहीं ना कहीं रॉयल चार्टर के अंदर में ही उनका राइट्स मिलेगा। तभी व्हेन अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल, तब हम लोग क्वेश्चन उठाए थे ना क्या वो सक्सेसफुल सबके लिए था? तो रेड इंडियन के लिए नहीं था, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो ट्रीटी था वो रॉयलिस्ट और ब्रिटिश के साथ था, अमेरिकन कॉलोनी से था नहीं। क्योंकि अमेरिकन कॉलोनी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड, तो वो उनका लैंड है, वो उनका राइट्स है, व्हाई द ब्रिटिशर आर इंटरफेयर इनटू इट। तो ये कॉन्सेप्ट एक पहला। जब दोनों तरफ जा रहे हैं, वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, सदर्न वाले भी वेस्ट मूव कर रहे हैं, नॉर्थ वाले वेस्ट मूव कर रहे हैं। पहले तो यूएस में छोटा सा था ना, इतनी ही था यूएस सिर्फ, ऐसे वेस्ट मूव कर रहे हैं। तो जो नॉर्दर्न स्टेट है वो, उनके अंदर में घोषित ये किया गया कि आप वहां पर स्लेव ओन नहीं कर सकते, ये स्लेव फ्री जोन हुआ, ओन नहीं कर सकते। सदर्न स्टेट बोल रहा है कि आप ओन कर सकते हैं, आपके पास राइट्स है स्लेव ओन करने का। बस ये, इसका मतलब नहीं वहां पर स्लेव ऑलरेडी था, स्लेव ओन नहीं कर सकते, इनसे स्लेव ओन कर सकते हैं। तो सब जब वो बोल रहे हैं नॉर्दर्न वाले की स्लेव ओन नहीं कर सकते, तब सदन को लगेगा ना कि वैसा वैसा अगर स्टेट अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो सेनेट के अंदर पावर बढ़ जाएगा ना नॉर्दर्न का, और फिर हो सकता है ना लॉन्ग टर्म में प्रेसिडेंट उनके बन जाए और वो भी पास कर दे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और स्लेव खत्म हो जाए पूरा। तो उससे नॉर्दर्न का पूरा एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्लेव बेस्ड था। ठीक है। तो ये स्लेव फ्री जोन हो गया। तो सदर्न वाले जब जाएंगे वो भी एक तरह से स्लेव को बोलेंगे कि स्लेव रहना चाहिए, यू हैव द राइट्स टू ओन स्लेव। कॉम्प्रोमाइज हुआ था 3/5, लेकिन तब भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि एक कंपटीशन है ना फेडरलिज्म के सीट के ऊपर, कंपटीशन है कि सरकार किसका बने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसके अंदर में किसके कंट्रोल रहेगा, प्लस सेनेट के अंदर में किसका कंट्रोल रहेगा, सदर्न का कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न का। दोनों बीच में बहुत सारे इशू पता था, प्रोटेक्शनिज्म था, इकोनॉमिक डिफरेंसेस था। तो क्वेश्चन इसमें पूछता है कि क्या उस स्लेव के ऊपर ही था? नहीं, और भी एरियाज था। स्लेव एक मेजर इमोशनल इशू था, उसके साथ साथ और भी एरियाज था, वही बात है। तो एक ऑर्डिनेंसेस हो गया। फिर इसमें वो होता है कि उसी समय में बात हो रहा है कि इन्वेंशन होता है कॉटन जीन, विच रेवोल्यूशनाइज्ड द कॉटन इंडस्ट्री इन द कंट्री। और कहीं ना कहीं कॉटन सीड को अच्छे से आप तो निकाल सकते हो, और स्लोली एक तरह से कॉटन इंडस्ट्री बूम करता है। तो जैसे ही बूम करता है वैसे ही स्लेव ओनिंग राइट जो स्टेट्स है दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर स्लेव, और स्लेव ट्रेड चलते रहता है। प्लस इसमें क्वेश्चन होता है आफ्टर लुइजियाना परचेज फ्रॉम द फ्रांस 1803, क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी बिकम्स द नेशनल इशू। लुइजियाना परचेज क्या? तो पहली बात है ये पूरा इलाका जो है बीच का राइट साइड है, मतलब ईस्टवर्ड तरीके वहां से एक्सपैंड हो रहा है। तो बीच का जो पार्ट था ना वो फ्रांस के हाथ में था एक तरह से अभी भी। तो फ्रांस से उन्होंने परचेज किया। तो फ्रांस ने परचेज किया टेरिटरी को, लुजियाना टेरिटरी बोलते हैं उसको। तो किसके पास जाएगा? तो उस पर क्वेश्चन उठता है, क्या वो लुजियाना जो टेरिटरी है, इतना बड़ा सा टेरिटरी है, क्या वो स्लेव ओनिंग रहेगा, क्या वो स्लेव फ्री रहेगा? सेम आया तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हाँ नहीं ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वो स्लेव फ्री रहेगा नहीं रहेगा, बट फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? हाँ, तो वैसे ही वो पहला ये होता है। दूसरा एक और एक था मिसौरी। नीचे में मिसौरी है, तो वो भी बोलता है कि मुझे स्लेव फ्री रहना है कि स्लेव ओनिंग वाला रहना है। तो वो हम्म। क्वेश्चन उठता है। और दूसरा चीज कि सेनेट के अंदर में उसमें 11-11 था। ये एक टेक्निकल चीज है, मैं देख रहा हूँ। 11-11 दोनों तरफ था, फ्री स्टेट का भी 11 था ऊपर हम्म। वाले, और नीचे वाले स्लेव स्टेट का 11 था। दोनों का वोटिंग करे करे सेम ही था। तो अगर मिसौरी अगर जाता है स्लेव स्टेट में, और तो उससे क्या होगा कि जो स्लेवरी राइट्स है वो कहीं ना कहीं उनका डोमिनेशन बढ़ जाएगा सेनेट के अंदर में। अगर वो उसमें चल जाएगा तो उनका डोमिनेशन बढ़ जाएगा। हम्म। तो ये क्वेश्चन उठता है। तो इसलिए बोला कि मिसौरी को आप स्लेव स्टेट के अंदर जोड़ेंगे एज एन एक्सेप्शन टू द नॉर्थ ऑफ 36 लैटिट्यूड। एक लैटिट्यूड मार्क किया हुआ है इसी के बीच में, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। तो उसी में आप इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो मेन है दूसरे एक स्टेट है उसको आप छोड़ देंगे वैसे ही। तो बेसिकली स्टेट के बीच कॉम्प्रोमाइज, तुम मेरे को दे दो और ये चीज दे दो, तुम वो चीज रख लो, ऐसा टाइप कॉम्प्रोमाइज हो, जिसको बोलते हैं मिसौरी कॉम्प्रोमाइज। 1828 की बात करते हैं। ठीक है, तो मिसौरी फिर स्टेट है, हाँ। मतलब मिसौरी स्टेट स्लेव फ्री रहा कि दे स्लेव रहा स्लेव स्लेव रहा? स्टेट हुआ। मेन जो दूसरा स्टेट था उसको स्लेव फ्री कर दिया गया। तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करें, तो 1820 का यही मिसौरी कॉम्प्रोमाइज है ठीक है। पूरा। बट इसका भी जैसे वायलेशन हम देखते हैं ना, क्योंकि जो कैनकास है और नेब्रास्का है वो बाद में स्लेव स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसी की वजह से हम बोलते हैं ब्लीडिंग कैनकास वाला इवेंट होता है। हम्म। अब तो ऐसे बेसिकली जो सेनेटर होते हैं वो बोलते हैं कि जो स्टेटस होगा स्टेट का इट विल बी एज पर द विशेस ऑफ पीपल। बट उसके बाद दूसरा जजमेंट आता है तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के वहां के जज बोल देते हैं कि जो जो भी पर्सन है ही और शी विल रिमेन स्लेव टिल दे आर नॉट लिबरेटेड। सो उसके बाद फिर जो कैनकास और नेब्रास्का है दे टर्न इनटू स्लेव स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं जो मैसूरी एग्रीमेंट हुआ उसका भी वायलेशन हो जाता है। हम्म। अब मिसौरी कहाँ पे था? मिसौरी बेसिकली अगर ये यूएस है इतना बड़ा, तो ये पूरा अमेरिकन कॉलोनी से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऊपर में मिसौरी है विथ कनाडा बॉर्डर। तो इतना बड़ा है मिसौरी है बीच में। तो इसको बात करें तो किसके पास जाएगा? तो मिसौरी का जो नीचे वाला पार्ट है या ऊपर वाला पार्ट है कैसे डिवाइड होगा बीच में? तो उसी में क्वेश्चन उठा था ये वाला, क्योंकि उस समय एक्सपैंड हो ही रहा है। और मिसौरी के जो इस तरफ जहां पर हम लोग बात है कैलिफोर्निया है और ऊपर का इलाका है, वो आज भी थोड़ा स्पेन के अंदर में स्पेनिश टेरिटरी है। और ओरेगन कंट्री एक और जो वाइल्ड रेड इंडियन कंट्री है। तो बेसिकली यूएस पूरा नहीं हुआ उस समय तक, एक्सपैंड हो ही रहा धीरे धीरे। तो नया नया स्टेट को इंक्लूड कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि स्लेव ओनली है कि स्लेव फ्री है। और दोनों नहीं चाह रहे कि उनका पावर बढ़ जाए, लॉबी बढ़ जाए इन द कांग्रेस एज वेल एज इन द सेनेट। ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा।
तो मेनी सदर्न फील्ड फेल्ट अगर वो स्लेवरी के साथ अगर जाएंगे या स्लेवरी के अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कैन मेक लॉज रिगार्डिंग स्लेवरी, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्दर्न बात की है कि अगर हम मिसौरी को उन्होंने स्लेव ओनिंग बना दिया स्टेट को, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि अगर ऐसा स्लेव ओनिंग बना देंगे तो हो सकता है कि यूनियन टूट जाए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि स्लेव ओनिंग सोसाइटी पूरा बने रहे यूएस का। यूएस बेसिकली दो हो गया, एक बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया दोनों के बीच में। वो चाह रहे कि स्लेव फ्री रहे और साउथ में चाह रहे स्लेव ओनिंग ओनिंग रहे। फिर आता है जब हम लोग एक्सपैंड करें, बीच में आ गए, पहले हो गया कॉलोनीज हो गया, फिर बीच वाला पोर्शन जो है वो मिसौरी है, और एक जो ऊपर पड़ा लुजाना हो गया, लुजियाना हो गया, मिसौरी हो गया, वो उसका बात कर लिए। फिर जब हम लोग इस तरफ आते हैं, पूरा जो वेस्टवर्ड आता है जिसमें कैलिफोर्निया आता है, तो आज भी कैलिफोर्निया यहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया बेसिकली अप्लाई करते हैं कि इंटर द यूनियन एज अ फ्री स्टेट, नीचे में कैलिफोर्निया, जबकि वो सदर्न साइड है, वो बोलता है कि मेरे को फ्री स्टेट में जाना है 1849 में। उससे क्या होता है कि फिर से बैलेंस बिटवीन द स्लेव स्टेट और फ्री स्टेट इशू हो जाएगा सेनेट के अंदर में। दैट इज वाई 1815 के अंदर फिर से कैलिफोर्निया को बोला गया कि ठीक है, हम लोग मिसौरी को बोले हैं कि स्लेव स्लेव स्टेट बनने के लिए, तो कैलिफोर्निया को बोला कि फ्री स्टेट बनाएंगे, तो कैलिफोर्निया को फ्री स्टेट जोड़ दिया गया। और जो रेस्ट ऑफ द मैक्सिकन मैक्सिकन वॉर होता है एक, जिसमें से कैलिफोर्निया टेक्सास को लिया जाता है, उसके अंदर में न्यू मैक्सिको और यूटा जो है वो डिसाइड करेंगे कि जो स्लेवरी स्टेट के अंदर में होगा कि नहीं। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि ये कॉलोनीज हो गया, कॉलोनीज एक्सपैंड कर रहे हैं, तो लुजियाना परचेस होता है, फ्रांस से लेते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं कि फ्री स्टेट होगा कि स्लेव ओनिंग स्टेट होगा। फिर मिसौरी होता है, मिसौरी को बोला जाता है कि वो फ्री स्टेट होगा कि स्लेव ओनिंग स्टेट होगा, तो मिसौरी को स्लेव ओनिंग बनाया जाता है। कैलिफोर्निया नीचे साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड के नीचे में एकदम वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, वो क्वेश्चन उठाते हैं कि वो फ्री स्टेट में जाएंगे, तो उनको फ्री स्टेट इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन और भी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल न्यू मैक्सिको ऊटा, नीचे में न्यू मैक्सिको ऊटा है, तो वो वहां पर क्वेश्चन उठता है कि वो किस में जाएंगे। लेकिन तो उन्होंने बात किया कि आप जो वहां के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो फ्री स्टेट में जाएंगे कि वो स्लेव ओनिंग में जाएंगे, तो वो पॉपुलर वोट पर होगा। तभी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज होता है 1850 का, ये 1850 कॉम्प्रोमाइज जिसमें नेशन को इंटैक्ट रखा गया और पॉपुलर वोट के हिसाब से कुछ टेम्पररी बेसिस पर एक तरह से डिसाइड हो पाया कि किस पे जाएगा। जो इनिशियली भी डिसाइड हुआ जैसे लुधियाना या फिर मिसौरी के लिए, वो भी पॉपुलर वोट से डिसाइड हुआ, या मतलब नेटिव्स डिसाइड कर रहे थे कि वेदर देयर विल बी स्लेव फ्री या स्लेव स्टेट? तो उटा न्यू मैक्सिको वेयर गिवन द मैंडेट कि दे कैन आल्सो डिसाइड वेदर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्लेवरी और स्लेव फ्री स्टेट बाय द पॉपुलर मैंडेट। तो 1850 से 50 का कॉम्प्रोमाइज था। सिमिलरली अभी 1850 में कॉम्प्रोमाइज होता है, हम लोग हर कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, अभी तक जो भी बात कर सब कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज 1850, फिर कॉम्प्रोमाइज 1820, मिसौरी कॉम्प्रोमाइज, सब में। अब आता है एक फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट, फेमस एक्ट है, इसको पता होना चाहिए। एक तरह से उसमें अमेंड किया गया जिसमें बोला गया कि कोई भी अगर स्लेव यहाँ से भाग जाते हैं, साउदर्न स्टेट सोचते हैं कि अरे सदर्न स्टेट तो स्लेव ओनिंग स्टेट है, अगर यहाँ से भाग करके हम नॉर्दर्न स्टेट में चले जाएंगे तो हम तो स्लेव फ्री हो जाएंगे। जो ब्लैक स्लेव वो चाहेंगे ना कि हम नॉर्दर्न स्टेट से भाग जाए, कैसे भी भाग जाए वहां पर आ जाए, उसके बाद स्लेव फ्री हो जाएंगे, तो सदर्न स्टेट के लॉ नहीं लगेंगे नॉर्दर्न स्टेट में। फिर अब वो आराम से वर्कर बन सकते हैं, आराम से जिंदगी जी सकते हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट पास किया गया जिसमें बोला गया कि जो भी स्लेव है अगर वो भाग जाते हैं तो कहीं पर भी अगर यूएस के अंदर में जाएंगे तो उनको कैप्चर करके वापस से मास्टर पर लेके जाएगा, मास्टर पर पहुंचाया जाएगा। तो ये फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट है, नाम ये फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट। उसमें क्या हुआ कि ऑल द सिटीजन एंड ऑफिशियल ऑफ द स्लेव फ्री स्टेट हैड टू कोऑपरेट। मतलब जो सदर्न स्टेट है वो डिसाइड कर रहा है कि ऑफिशियल एंड द सिटीजन ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट दैट इज स्लेव फ्री स्टेट दे हैव टू कोऑपरेट विद दैट। और नॉर्दर्न स्टेट क्या होगा, उनका क्या होगा स्टैंड कि उनका लॉ कैसे लग रहा है मेरे यहाँ पर, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या पिनलाइज करेंगे, कैसे पिनलाइज करेंगे। तो इसी में क्या हुआ कि एक तरह से क्वेश्चन उठने लगा रिगार्डिंग द फेडरलिज्म, रिगार्डिंग कि स्टेट का पावर कहां तक है, इसी पे होता है। तो डिनाइड फ्यूटिव राइट टू ज्यूरी, ये भी राइट टू ज्यूरी भी डिनाई कर दिया। मेनी ऑफ द ब्लैक फ्री फ्लेड टू कनाडा
और इंटेंसिफाई कर दिया डिबेट ऑन स्लेवरी। यहीं पर जो फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर द मिसौरी। अब हम लोग जो भी बात कर रहे थे विच वाज रिगार्डिंग टू द स्लेव ओनिंग और स्लेव फ्री स्टेट का, अब आगे की रिगार्डिंग द जुरिडिक्शन, स्लेव के ऊपर जुरिडिक्शन, तो उसमें लाया गया। अब बाकी दूसरा आता है कैंसास नेब्रास्का एक्ट 1854 का, ये भी फेमस है, जिसमें इट वाज पास टू रिपील द मिसौरी कॉम्प्रोमाइज। मिसौरी वाज इंक्लूडेड एज अ स्लेव ओनिंग स्टेट। अब उसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया जिसमें नेब्रास्का जो है टेरिटरी जो है, कैंसा एंड नेब्रास्का दोनों को तोड़ दिया जाएगा, और एक तरह से एक ही था, दोनों तोड़ दिया जाएगा और वोट के हिसाब से डिसाइड होगा कि स्लेवरी होना चाहिए या ना होना चाहिए। तो एक तरह से बोला गया कि एंटी एंड प्रो स्लेवरी फोर्सेस है वो चाह रहे थे उनके तरफ में वोट हो, वो एक तरह से क्लैश कर रहे थे और वो प्रोपागेंडा कर रहे थे और चाह रहे थे कि वोटिंग उन्हीं की तरफ जाए। तो कैंसास को स्लेव स्टेट बना दिया गया थ्रू द वोटिंग फ्रॉड। तो ये कैंसर नेब्रास्का एक्ट है, वो फेमस है। और 30 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब उसमें बात हो रहा था कि एक यूएस है, एक लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड के ऊपर जो भी स्टेट होंगे वो स्लेव फ्री होंगे, लैटिट्यूड के नीचे जो होंगे स्लेव ओनिंग रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, कोई एक स्टेट अगर दोनों के बीच में अगर है तो कैसे डिसाइड होगा, दोनों लैटिट्यूड के बीच लंबा सा स्टेट है कोई अगर, तो कैसे डिसाइड होगा। तो वो कैंसर नेब्रास्का एक्ट हुआ जिसमें बोला गया कि इसको दो में डिवाइड कर देंगे, कैंसर नेब्रास्का अगर पॉपुलर वोट होगा जिसमें क्वेश्चन स्लेवरी वो डिसाइडेड, और 36 के ऊपर जो है जो टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट भी हुआ, क्योंकि जो प्रो स्लेवरी वाले थे वो वोटिंग करा करके कैंसर को स्लेव स्टेट बनाती है एक तरह से। उसी समय रिपब्लिकन पार्टी स्टार्ट होता है। तो रिपब्लिकन पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पहले। आज का जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी से 1854 का कैंसर नेब्रास्का एक्ट से। इसी समय से रिपब्लिकन पार्टी वॉज अ प्रो अबॉलिशन पार्टी जो स्लेवरी को अबॉलिश किए थे पूरा। तो टू कॉम्बैट द कैंसर नेब्रास्का एक्ट एंड, क्योंकि उनको थ्रेटन फील हुआ कि जब अगर जो लैटिट्यूड है उसका वायलेशन हो चुका है तो कहीं ना कहीं बाद में भी ऊपर वाले स्टेट अगर चाहेंगे कि पॉपुलर वोट पर स्लेव ओनिंग करना पड़े तो भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं वायलेशन है ये डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का। दैट इज वाई रिपब्लिकन पार्टी मस्ट टू कॉम्बैट द कैंसर नेब्रास्का एक्ट। ये बैकग्राउंड चल रहा है। तो हम लोग फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट की बात की, कॉम्प्रोमाइज पढ़ा, अलग अलग कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग द स्टेट ओनिंग, फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट रिगार्डिंग द फेडरल प्रोविजन ऑफ स्टेट का राइट्स एंड जुरिडिक्शन, और कैंसर नेब्रास्का एक्ट जिसमें वॉयलेशन हुआ रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑफ बोथ द स्टेट कि एक लैटिट्यूड के ऊपर नीचे कैसा होना चाहिए। अब आता है सुप्रीम कोर्ट तरफ से तो ये और इसमें जो फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट है, सो दिस वाज मेड एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। हाँ, कि नॉर्दर्न स्टेट ऑफिशियल एंड सिटीजन दे हैव टू कंप्लाई टू द फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट ऑफ द सदर्न स्टेट। एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल इमर्ज हुआ फिर। नहीं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल झारखंड चाहेगा कि मेरा जो एक्ट है वो केरला के ऊपर भी लगे तो कैसे हो सकता है, झारखंड का एक्ट तो झारखंड के बाउंड्री के अंदर ही लगेगा ना, क्वेश्चन मार्क। नहीं, तो एक्ट के अंडर क्या डिसाइड हुआ अगर ये कि सारे कोई भी स्टेट्स स्लेव अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर एक फॉर एग्जाम्पल बिहारी है उसके अंदर में 5-6 स्लेव है, कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से अगर केरला चले गए तो जो उसका एक्ट है वो डिसाइड कर रहे हैं कि केरला हैव टू फॉलो द ऑर्डर। तो ये कैसे हो सकता है स्टेट हाँ, एक्ट के अंदर में। नहीं होगा तो, बट इस एक्ट में ये तो फिर डिसीजन हो गया, कॉमन ग्राउंड तो स्टैब्लिश कर दिया ना कि स्टेट्स कैसे, डिफरेंट स्टेट्स में जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे उसको रिएक्ट, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो स्लेव को वापस लौटाना पड़ेगा ना। और नॉर्दर्न केरला फॉर एग्जाम्पल केरला नॉर्दर्न स्टेट हो गया, हाँ नॉर्दर्न स्टेट है वो चाहेंगे नहीं ना कि हाँ क्या फ्यूजिटिव हो रहा है, अगर फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट हम्म। नाम ही है तो फ्यूजिटिव मतलब कि उनको फिर वो एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा एक तरीके से, तो यही हो रहा है हाँ ना करना तो। पड़ेगा। और दूसरा चीज की नॉर्दर्न चाह नहीं रहे ना ऐसा, हाँ, वो उनको चाह नहीं, अगर बट हाँ, उनका एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर। और उनका जो जुरिडिक्शन इम्पैक्ट हो रहा है ना, मान लिया अगर नहीं, अगर वो चाह रहे मोरालिटी के हिसाब से भी चाह रहे हैं, लीगलिटी के हिसाब से चाह रहे हैं कि बैन हो स्लेवरी। हाँ, अगर वो हाँ वो उनके स्टैंड ही अलग हो गया, वो तो स्टैंड ही पर पूरा अलग है ना दोनों सॉल्व के बीच करने में। के लिए फिर ये एक्ट आया ना। सॉल्व करने नहीं है, नहीं तो एक्ट ही प्रॉब्लम था, ये एक्ट ही कंटेंशियस था। हम लोग बैकग्राउंड पढ़े अमेरिकन सिविल वॉर का, तो ये बैकग्राउंड हो गया। कॉम्प्रोमाइज हो रहा था रिगार्डिंग द स्लेव ओनिंग और स्लेव फ्री, लेकिन ये एक्ट एक तरह का कंटेंशियस इशू था। कैंसर नेब्रास्का एक्ट कंटेंशियस इशू था, कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, कॉम्प्रोमाइज इसी में था कॉम्प्रोमाइज, ये सब इशू चल रहा था। देखो 50s में आ गया ये एक्ट, 60 में तो तो ये स्लेव्स एक्ट था। एक्ट पहले से था, मेरे को लगा ये एक्ट बाद में लेके आए गए बाद में हैं। लाया गया, प्रॉब्लमैटिक हो गया ना एक तरह से। कैंसर जो फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट 1850 का एक्ट ही है। तो पार्ट ऑफ हम्म, डिबेट चल रहा है फिर। हाँ पार्ट डिबेट चल रहा है, हाँ ये भी पार्ट डिबेट हो रहा है, कैंसर नेब्रास्का भी चल रहा है।
बढ़ती जा रहा है ना, एक्ट आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि नॉर्दर्न को लग रहा है कि ये तो उनका जुरिडिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है वो हैम्पर हो रहा है ना। अब अगर मैं पुलिस ऑफिसर को काम कर रहा हूँ अगर नॉर्दर्न स्टेट में, अगर मैं बोल रहा नहीं गलत नहीं है ये, और मेरे ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाए, मुझे प्रोसिक्यूट किया जाए सदर्न स्टेट के अंदर में, तो गलत हो जाएगा ना। तो वही इशू हो रहा था। अब एक और एक, अब ये हो गया पूरा का पूरा लीगल एस्पेक्ट हो गया, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया रिगार्डिंग द फेडरलिज्म बिटवीन स्टेट की कौन सा स्लेव ओनिंग और स्लेव फ्री रहे। अब आता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1857 का, जब हो रहा है जब 1860 के जस्ट आस ही पास है अगर देखा जाए तो, कहीं ना कहीं वो वेंटिंग आउट 1860 में था, वेंटिंग आउट बाय बोथ द स्टेट्स। नॉर्दर्न को लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया, सदर्न को लगा कि अब नहीं हो सकता इतना ज्यादा, बस 1860 में वो रिवोल्यूशन होता है, सिविल वॉर होता है। उसके पहले ये सब कंडीशन बन रहा है धीरे धीरे, अब इंटेंसिटी बढ़ते आ रहा है 1850, 54, 57। तो ड्रेड कॉस्ट जजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, एक स्लेव होता है, फेमस केस है ये, स्लेव है जो क्लेम किया जाता है कि उसका मास्टर जो है वो एक तरह से हैड टेकन हिम टू द फ्री टेरिटरी ऑफ इलिनॉइस एंड विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन इलिनॉइस वो स्लेव फ्री स्टेट थे, वहां पर मास्टर ने इनको पकड़ लिया है। तो कायदे से वो स्लेव फ्री जोन है, स्टेट है, तो मास्टर को स्लेव नहीं पकड़ना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए कि ही क्लेम दैट ही शुड बी फ्री बिकॉज द टेरिटरी जो है वो स्लेव फ्री जोन है। सुप्रीम कोर्ट बात करते हैं, रूल्ड कि ड्रेड स्कॉट जो है इन स्पाइट ऑफ रिसाइडिंग इन द फ्री स्टेट इंटाइटल, उनका इंटाइटलमेंट नहीं है फ्रीडम में। क्यों? क्योंकि ड्रेड स्कॉट सिटीजन नहीं है बट प्रॉपर्टी है। तो ब्लैक स्लेव वाज नॉट अ सिटीजन बट अ प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट मास्टर। तो अगर अगर सिटीजन है नहीं तो ही कुड नॉट फाइल अ लॉ सूट। तो कोर्ट रूल्ड दैट कांग्रेस हैड नो पावर टू इशू टू डिसाइड ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी इन द टेरिटरीज। अब कांग्रेस में पावर नहीं है, तब इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा सदर्न स्टेट को, खुश हो जाएंगे कि कहीं पर भी अगर स्लेव है उसको अगर पकड़ लिए, स्लेव प्रॉपर्टी है वो सिटीजन नहीं है, दैट इज वाई ही कैन नॉट क्लेम बिल ऑफ राइट्स, ही कैन नॉट क्लेम कि उनके पास एक राइट्स है, बेसिक राइट्स है जैसे सबको मिलता है फ्री मैन, वो फ्री मैन नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का था जिसमें अब दूसरे था कि कांग्रेस को उन्होंने बताया कि वो डिसाइड नहीं कर सकते स्लेवरी के इशू पर, वो कंटेंशियल इशू है वो रहेगा, वो डिसाइड नहीं कर सकते, जो है वो जो रहने दो। तो जो मिसौरी कॉम्प्रोमाइज हुआ था जिसमें बात किया गया विच हैड डिक्लेयर्ड स्लेवरी फ्री इन ऑल द टेरिटरी वेस्ट ऑफ मिसौरी एंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बात हो रहा है नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड, 36-30 फेमस है की। तो इसके नॉर्थ में जो भी होगा वो फ्री होगा। तो मिसौरी कॉम्प्रोमाइज डिसाइड जो किया वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज था कि नॉर्दर्न स्टेट में सब स्लेव फ्री होंगे, नीचे वाले सब स्लेव ओनिंग रहेंगे। जब प्रॉब्लम हो रहा था तब दोनों जगह पे थे, तब डिसाइड हो रहा था कैसे करें, किसको इंक्लूड करें, पॉपुलर वोट में हो कैसे, उसी में चल रहा था कॉम्प्रोमाइज। तो ये जजमेंट के बाद कांग्रेस हैड नो पावर टू डिसाइड ऑन द स्लेवरी। इससे क्या हुआ, जो भी कॉम्प्रोमाइज अभी तक हुआ ना कहने का कुछ पे क्वेश्चन उठ गया पूरा। तब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो नॉर्दर्न को लगा कि ये तो गलत हो गया, अब पूरा वापस से मतलब दिक्कत हो गया ना, कहां से स्टार्ट करें, सदन को लगा कि वो जीत गए एक तरह से। तो कहीं ना कहीं सिविल वॉर के तरफ क्लोजर पहुंचे, देवर नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज। अब रिपब्लिकन पार्टी बन चुके हैं इस समय तक कैंसर नेब्रास्का में। तो रिपब्लिकन पार्टी क्रिटिसाइज द ड्रेड स्कॉट के, क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टेड द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और ही दे प्रॉमिस्ड कि अगर वो सरकार में आएंगे तब वही ओवरटर्न कर देंगे जजमेंट को। यही ये बैकग्राउंड पूरा। तो आप सरकार में आने के लिए क्या होगा फिर, दे विल स्टार्ट टू कैंपेन ऑन द इश्यू ऑफ स्लेवरी। वो बात करेंगे डेड कॉज के, इसके बाद बात करेंगे, हर जगह जाएंगे, बोलेंगे कि सदर्न स्टेट का मैंडेट वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा है और कहीं सेनेट में भी दिख जाएगा। अगर आप वोट नहीं दोगे तो सेनेट के अंदर अगर पावर बढ़ गया तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगा। तो वो वाला एस्पेक्ट जो होता है ना वो इलेक्शन में, तो वो आया। तो दे वर आर्गुइंग कि अब है कि दूसरे जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के थे, दे वर सपोर्टिंग द स्लेवरी, डेमोक्रेटिक स्लेव सपोर्टर थे। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन ए डगलस, he argued that Congress should not decide either for slavery or against slavery। ये चीज टेरिटरी के सेटल होने के पहले डिसाइड होना चाहिए। अगर टेरिटरी इंक्लूड हो चुका है एक बार तो हमेशा के लिए हो गया, उसके पहले डिसाइड होना चाहिए कि प्रो होगा कि एंटी होगा। अगर एक बार इंक्लूड हो गया टेरिटरी, वेस्टवर्ड टेरिटरी इंक्लूड हो चुका है तो हो गया हमेशा के लिए। तो मोस्ट पॉलिटिकल आर्गुमेंट बिटवीन लिंकन थे बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट अब्राहम लिंकन, यही, और डगलस थे एंटी, बेसिकली प्रो स्लेवरी थे, लिंकन थे एंटी स्लेवरी, ऑन फोकस ऑन द इश्यू ऑफ स्लेवरी एक्सपेंशन इंडियन टेरिटरी। इसी मुद्दे पर इलेक्शन हुआ पूरा का पूरा। डिवाइडेड हाउस स्पीच वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन
जून 16 1858 इन इलिनॉइस रिपब्लिकन स्टेट कन्वेंशन, जैसे आरएनसी बोलते हैं ना अभी, जो कन्वेंशन होता है जिसमें सब कोई आते हैं, स्पीच मेड रिपब्लिकन रैली अक्रॉस द नॉर्दर्न स्टेट। रिपब्लिकन को कौन कौन सपोर्ट करे थे? इंडस्ट्रियल क्लास, बिजनेस ओनिंग, कैपिटलिस्ट क्लास, जो नया इमर्जिंग मिडिल क्लास थे, प्लस जो ब्लैक पॉपुलेशन था जो नॉर्दर्न स्टेट में फ्री थे, कोई कोई ब्लैक पॉपुलेशन थे तब भी फ्री, तो वो सपोर्ट कर रहे थे। सदर्न स्टेट कौन सपोर्ट कर रहे थे? सदर्न डेमोक्रेटिक पार्टी सपोर्ट कर रहे थे, सदर्न स्टेट वाले जो स्लेव ओनिंग थे, फ्यूडल क्लास थे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। ये दोनों के बीच में चलता है और उसमें फेमस स्पीच देते हैं जो अभी पढ़ के बता दे रहे लिंकन, अ हाउस डिवाइडेड इटसेल्फ अगेंस्ट इटसेल्फ कैनॉट स्टैंड, आई बिलीव दिस गवर्नमेंट कैनॉट एंड्योर permanently half slave and half free. He underlined the goals were different from Douglas. He made clear that Dred Scott case decision had already opened the door for slavery to be legal in North. क्योंकि ड्रेड कॉस्ट केस में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट कि कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है, स्टेट तो कांग्रेस का अधिकार नहीं है, तो अगर स्लेव ओनिंग धीरे धीरे बढ़ते रहेगा तो सेनेट के अंदर में पावरफुल सदन वाले आ जाएंगे और धीरे धीरे नॉर्दर्न स्टेट के अंदर भी स्लेव ओनिंग अलाउड हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। डगलस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, ही हैड बीन सीकिंग मिडिल ग्राउंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, बट फॉर लिंकन वो बात की कि आई एम साइड ऑन द फ्रीडम, डगलस इज ऑन साइड ऑफ स्लेवरी। ये वो फेमस स्पीच है उनका, आई एम साइड ऑन द फ्रीडम, डगलस इज साइड ऑन द स्लेवरी। तो इसमें हाउस डिवाइडेड स्पीच जो है ना, हाउस डिवाइडेड, वो एक तरह का सेंस ऑफ फियर क्रिएट किया पूरे नॉर्दर्न साउदर्न के अंदर में कि अब तो वॉर तो हो गई, अब हाउस डिवाइडेड हो चुका है ऑन द इश्यू ऑफ स्लेवरी, अब वॉर को रोक नहीं सकते, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके जो लीडर है, फॉर एग्जांपल अब्राहम लिंकन, ही वाज अ एंटी स्लेवरी, ही वाज प्रो फ्रीडम और ही वाज अ अबॉलिशनिस्ट। दैट इज व्हाई रिपब्लिकन पार्टी इज कॉल्ड अबॉलिशनिस्ट। स्लेव को अबॉलिशन किए थे एक तरह से। और देखा गया कि रिपब्लिकन पार्टी नॉमिनेटेड अब्राहम लिंकन उसके बाद फॉर द प्रेसिडेंट, और ही वाज अ स्ट्रॉन्ग अबॉलिशनिस्ट। प्रेसिडेंट इलेक्शन 1860 का पहले भी स्लेवरी का इशू चल रहा था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में जो अब्राहम लिंकन थे, ही वाज अ टोटली प्रो फ्रीडम, एंटी स्लेवरी एंड प्रो अबॉलिशनिस्ट ऑफ द स्लेवरी। और लिंकन ने स्पीच को यूज किया विद द क्वेश्चन ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, और उन्होंने एक की वर्ड, उन्होंने एक की एस्पेक्ट बताया, दिस क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी वाज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स, so more important that no other national question can get even a hearing at just present। मतलब क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई उसके सामने कोई भी चीज है जो देश जो जनहित में जरूरी है, नेशनल इशू है, वो कोई मैटर ही नहीं करता। ये बात की रिपब्लिकन पार्टी डिक्लेयर्ड जो स्लेव नो स्लेव होल्डर वाज इनोसेंट एंड स्लेव होल्डिंग वाज क्राइम ऑन मॉरल एंड रिलीजियस सिस्टम। अब ये जब बता देंगे तो उससे सदर्न स्टेट को क्या फील होगा कि अगर नॉर्दर्न स्टेट अगर जीत गए, अगर अगर रिपब्लिकन पार्टी के जीत गए, तो वो सेनेट के थ्रू और प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होता है ना, वो बैन कर देंगे पूरा स्लेवरी। उससे क्या होगा, उनका पूरा इकोनॉमिक से लेकर के जो प्रिविलेज है जो खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप बताओ कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज कहाँ सकता है? नहीं हो सकता आप कॉम्प्रोमाइज दोनों के बीच में। इन 1860 सदर्न कैरोलिना, अब ये स्पीच चल रहा था इलेक्शन के बीच में, सदर्न कैरोलिना बात करते कि दे वांट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन। और 1861 के अंदर में अलाबामा, फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, लुइसियाना, मिसिसिपी है सीसीडेड। उन्होंने अलग कंट्री घोषित कर दिया, जिसको बोलते हैं कॉन्फेडरेट। सदर्न का पूरा इलाका अलग हो गया। अब्राहम लिंकन जीत चुके 1861 के अंदर में आ गए, ऑफिस में आ चुके, और दे हैव ही डिक्लेयर्ड कि नो स्टेट कैन लॉफुली लीव द यूनियन, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और दोनों ने सबने एक कॉम्प्रोमाइज और साइन किया था कि कोई भी यूनियन को नहीं छोड़ने वाले। तो कहीं ना कहीं नो स्टेट कैन लॉफुली लीव यूनियन। दिस कॉज 7 सदर्न स्टेट टू secede and form confederate states of अमेरिका। यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, तो इसका उल्टा कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, सदर्न स्टेट वाला पूरा मिलकर के। तो कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका वाज फॉर्म्ड अंडर जेफरसन डेविस 1861 में, और दे टुक द पोजीशन ऑफ ऑल द फेडरल बिल्डिंग। जो फेडरल बिल्डिंग हर एक स्टेट के अंदर में होते हैं, भवन होते हैं, बाकी सब होता है, उन्होंने उसको यूज कर लिया और सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1861 से ऑफिशियली। लिंकन पब्लिकली डिक्लेयर्ड
कि जो भी स्टेट ने अनलॉफुली किया है उनको पनिश किया जाएगा, और इट इज ए मॉन्स्टर जस्टिस इनजस्टिस रिगार्डिंग स्लेवरी, ही डिनाउंस्ड स्लेवरी, और यहां से सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1861 के समय में। अब इसका बैकग्राउंड क्या है सिविल वॉर का, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सिविल वॉर में क्या कैसे इंपैक्ट करता है, फीचर्स क्या है कि अलग अलग स्टेट अलग अलग हो गए। अब है कि नॉर्दर्न के पास क्या पावरफुल है, उनके पास इंडस्ट्री बेस है, उनके पास 1860 की बात हो रहा है, तो यहाँ पर रेलवेज भी आ रहा है धीरे धीरे, कोल माइनिंग सेक्टर और कोल आयरन भी आ रहा है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स क्लोथिंग सब सप्लाई हो रहा है। और सदर्न के पास क्या है, स्लेव है, एग्रो बेस्ड है, तो कहीं नहीं टेक्नोलॉजिकल इंफीरियर है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न। और सदर्न को सपोर्ट नहीं मिलता है। नॉर्दर्न और सदर्न कहीं ना कहीं वो बिजनेस में इंटर करते हैं ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के से डेक्कन जो प्लाटो रीजन है वहीं से कॉटन के लिए वो लोन देते हैं, वहां कॉटन बूम होता है। और जो भी टेक्कन वाले इलाका है, रवायतवारी रीजन है, मनी लेंडर है, वो लोन देते हैं, और वहां रवायत रवायत जो होते हैं वो कहने प्रॉफिट कमाते हैं, उनको लगता है कि बूम है तो हमेशा रहेगा। तो 1860s में वो यहाँ से कॉटन बेचते हैं, कॉटन सप्लाई होता है, कॉटन क्लॉथ बनता है, बाकी सब इंपॉर्टेंट, कॉटन से फिर बैंडेड हो गया, बाकी सब बनता है, क्लॉथ बनता है, बैग्स हो गया, एमिनेशन के लिए रखने सामान हो गया, सब चीज बनता है। और 1870s आते आते कॉटन बूम खत्म हो जाता है। तो जो डेक्कन वाले जो रीजन है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं दे बिकेम मच मोर डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर, और वो पैसा पे नहीं कर सकते, तो राइट होता है डेक्कन राइट 1875 वाला, ये वाला डेक्कन राइट है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अमेरिकन सिविल वॉर से पूरा। तो जो सदर्न स्टेट थे उनके पास कहीं ना कहीं इंफीरियर था, उनके पास रिगार्डिंग आर्म्स एमुनेशन क्लोथिंग सप्लाईज, रेलवे नेटवर्क नॉर्थ के पास ज्यादा था, कैपिटलिस्ट माइंडसेट था, बिजनेस ओनिंग इंटरेस्ट था। सदर्न थोड़ा फ्यूडल इंटरेस्ट था, उनके पास फ्यूडलिज्म था। तो एट लास्ट 1865 के अंदर में कॉन्फेडरेट स्टेट वे डिफीटेड, 6 लाख से ऊपर अमेरिकन लाइफ लॉस्ट हुआ, और मच मोर डैमेज ऑन प्रॉपर्टी और बाकी सब हुआ। जनरल रॉबर्ट ई ली ऑफ कॉन्फेडरेट स्टेट वॉज सरेंडर, और कहीं ना कहीं कॉन्फेडरेट स्टेट लॉस्ट। अब इफेक्ट क्या होता है, विक्ट्री ऑफ द 1865 सेव द यूनियन। अब यूनाइटेड स्टेट्स को बना दिया गया इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। अब यूएस पहले नहीं था ऐसा, इंडिया बात कर रहा था कि अब इंडिया में क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, लेकिन यूएस में बन गया इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। सदन के पास कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का, दे प्रिवेंटेड स्लेव्स फ्रॉम वोटिंग, कहीं ना कहीं वो स्लेव ओनिंग तब भी थे लेकिन सिटीजन बन गए, क्योंकि 1863 में व्हेन अब्राहम लिंकन वाज बिटवीन द अमेरिकन सिविल वॉर, तो वो कैसे रैली करे बाकी लोग को भी, तो ही डिक्लेयर्ड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863 फेमस है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी स्लेव है दे आर फ्री, 4 मिलियन स्लेव है फ्री उसके अंडर में। और बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो स्लेव थे वो कहीं ना कहीं दे वो भागे माइग्रेट किए नॉर्दर्न साइड में, तो नॉर्दर्न को फायदा मिला उससे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हो पाए स्लेवरी के। दूसरा सदन को घाटा हुआ कि उनका जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था ऑन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो करने के कोलैप्स हुआ। नॉर्दर्न बैंकिंग और बिजनेस कॉर्पोरेशन दे वर फर्दर एक्सप्लॉइटिंग द सदन रिगार्डिंग द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कलेक्ट कर रहे थे, उनके जो प्लांटेशन इकोनॉमी था उन पर डिपेंडेंस बढ़ गया। तो बोल सकते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर वाज अ वॉर ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस अगेंस्ट स्लेवरी, कंसाइंस फॉर स्लेवरी। तो अमेरिका जो अब्राहम लिंकन थे ही गेम इनटू प्रोमिनेंस, और कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिकन हेरिटेज को सेफगार्ड किया, यूनियन ऑफ ह्यूमैनिटी को बचाया, और अमेरिकन कंसाइंस को उन्होंने अपील करके स्लेवरी को बैन कर दिया। तो लिंकन क्वेश्चन उठता है, लिंकन ट्राई टू प्रिजर्व यूनियन, पहले उन्होंने बात किया कि कैसे कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, और लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो विदाउट द यूनियन देयर वुड बी नो डेमोक्रेसी, एंड विदाउट डेमोक्रेसी देयर वुड बी नो यूनियन, फेमस स्पीच है उनका अब्राहम लिंकन का। तो अब इसमें क्वेश्चन उठते हैं, क्या जो वॉर था सिविल वॉर था इट वाज ओनली ऑन द स्लेवरी, तो हम लोग आंसर पहले ही कर लिए, इट वाज मोर देन स्लेवरी, स्लेवरी था ही, लेकिन डीप एक दूसरे के लिए डिसरिगार्ड था, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन था, रेसिज्म था, नॉर्दर्न एंड सदर्न इंटरेस्ट का क्लैश करता था ऑन द इशू ऑफ टैरिफ बैंकिंग इंटरेस्ट। सदर्न ब्लेम्ड नॉर्दर्न
regarding the economic backward condition of their condition. लेकिन northern state they wanted more and more land from the southern state. The southern state was a very rich, क्योंकि southern state के अंदर में स्नो नहीं होता है, इसलिए प्लांटेशन के लिए अच्छा है. नॉर्दर्न स्टेट का वजह स्नो होता है नॉर्दर्न स्टेट के अंदर में, दैट इज वाई वहाँ प्लांटेशन के लिए सदर्न स्टेट अच्छा है. तो चाहते थे कि मोर एंड मोर लैंड वहां से कवर अप हो. नॉर्दर्न बिजनेस इंटरेस्ट उनके पास सदर्न स्टेट के हिसाब से चाहते थे कि मेज, कॉटन, बाकी सब इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट करें, जो नहीं हो पाता था. तो वॉर वॉज अ सर्जिकल ऑपरेशन. इट वॉज अ नीडेड, necessary to restore the normal health of the nation. With all its cost, it brought blessing to the United States. United States gained prominence after the century. तो ये दिखाता है कि हर एक कंट्री कहीं ना कहीं क्राइसिस से गुजरते हैं, और स्लोली, और कुछ भी क्राइसिस बड़ा नहीं होता है, अगर चाहे तो उसको हम लोग डील कर सकते हैं. तो इसमें कोई एक और क्वेश्चन होता है, स्लेवरी वॉज अ सरफेस इशू, रियल कॉन्फ्लिक्ट वॉज अ डीपर. ट्रू. रियल कॉन्फ्लिक्ट की सब चीज पर है, कैथोलिज्म के ऊपर है, प्रोटेस्टेंटिज्म एथिक्स के ऊपर है, इकोनॉमिक होगा, डिफरेंशिएशन के ऊपर हो गया, रेसिज्म के ऊपर हो गया, स्लेवरी हो गया, और साथ ही साथ जो डीप डिसरिगार्ड, एक दूसरे का जो स्टीरियोटाइप है वो हो गया. तो वी हैव फिनिश्ड अमेरिकन सिविल वॉर. और उसके बाद अमेरिका स्लोली हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब वी विल डिस्कस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो इसमें 1865 से लेकर के जो भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहेगा विद रिगार्डिंग टू अमेरिका, हाउ इट रोज इन प्रोमिनेंस इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो हम बात कर लें. सो क्वेश्चंस, व्हाट लेड टू अमेरिकन सिविल वॉर, वी हैव डिस्कस. इतने सारे केसेस था, अलग अलग कॉम्प्रोमाइज हो गया, ड्रेड कॉस्ट केस हो गया, 1854 वाले जो कैंसर नेब्रास्का हो गया, प्लस अब्राहम लिंकन उनका स्पीच हो गया. कहीं ना कहीं एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया पूरा अमेरिका के अंदर में कि सिविल वॉर तो हो के ही रहेगा एक तरह से, उसका कोई सोल्यूशन नहीं. और द वॉर इम्पैक्ट द वर्ल्ड, तो यूएस में कैसे इम्पैक्ट हुआ डिस्कस, इंडिया में कैसे इम्पैक्ट हुआ, कैसे कम से कम ये वॉर जो स्लेवरी के अगेंस्ट जो मॉरलिटी है वो कहीं ना कहीं हर दुनिया में गया. तो स्लेव ओनिंग बिकेम मॉरली इंफीरियर और इमोरल, और स्लोली स्लेव अबॉलिशन हर जगह हुआ. दूसरा, ये एक तरह से जो अमेरिकन क्लास थे वो और एक तरह से इम्बोल्डेंड हुए. उनको लगा कि बड़े से क्राइसिस के बाद इमर्ज हुए, तो वो फिर कॉलोनाइजेशन पे फोकस किए. जब यूनियन सेफगार्ड हो गया तो वो फिर बाहर जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, लैटिन अमेरिका जाते हैं, वहां पर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है. धीरे धीरे अमेरिका खुद में सेफ गार्डिंग हो गया, वहां गए. हाउ द अमेरिका वॉज नॉट अ रियली रेवोल्यूशन, क्रिटिकली इमेजिन एग्जामिन. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट वॉज नॉट अ रियली रिवोल्यूशन, इट वॉज अ इवोल्यूशन, स्लो इवोल्यूशन. क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो भी उसको उस पर भी टेस्टिंग होता है ऑन द ग्राउंड, और उसका जो इम्पैक्ट दिखता है वो अमेरिकन सिविल वॉर में भी दिखता है. प्लस रेवोल्यूशन इसलिए नहीं, सबके लिए रेवोल्यूशन नहीं था. ब्लैक के लिए कहाँ था, रेड इंडियन के लिए कहाँ था, क्वाकर्स के लिए कहाँ था, न्यूट्रलिस्ट थे, रॉयलिस्ट के लिए कहाँ था, लॉयलिस्ट के लिए कहाँ था, वुमेन के लिए कहाँ था, क्वेश्चन उठता है. लर्निंग फ्रॉम द अमेरिकन सिविल वॉर, तो लर्निंग यही है, इसमें एथिकल लर्निंग ये है कि आपका जो स्टैंड है कंसाइंस वो क्लियर होना चाहिए, फ्री कंसाइंस होना चाहिए. यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने अपना स्टैंड लिया, एथिकल स्टैंड लिया. उसमें वॉर शुड बी धर्मा, इट शुड बी जस्ट वॉर था एक तरह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर. क्वेश्चन होता है. दूसरा लर्निंग हुआ है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, अगर दोनों का भी इंटेंट नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. दूसरा लर्निंग हुआ. तीसरा बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द, अपार्ट फ्रॉम मोरालिटी, इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सुप्रीमेसी. जिसके पास ज्यादा है वही जीत सकता है, नॉर्दर्न के पास ज्यादा था, अगर सदर्न के पास ज्यादा होता तो हार ही आता है. तो अल्टीमेटली मोरालिटी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ जो बैकिंग है वो इंपॉर्टेंट. आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड. क्वेश्चन कुछ भी? No more questions. Thank you everyone. We will take up next set of important topics, that is British Reform Act as well as Chartist movement, free traders, etc. Do subscribe to answer.